गुड मॉर्निंग क्लास 7th चैप्टर सेकेंड इसका सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है, कि जो स्टार फिश होती है वो किस तरीके से अपने खाना को बनाती है, वो किन चीज़ों को, किन समुद्री जीवों को पकड़ करके जो है अपनी चंगुल में फंसाती है और फंसाने के बाद में उनका जो है अंदर का कोमल पार्ट खा लेती है। और वो जीव उनका ऊपर का कवर किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दिया था। मानव में पोषण या मानव में पाचन शुरू हुआ था, उसके बाद में मैंने उसमें भी आधा आपको बता दिया था, लेकिन एक बार दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मानव में पोषण, ठीक है, पाचन प्रक्रिया, ठीक। मानव में पाचन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनको बता देते हैं। सबसे पहले मैंने दांत के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है। दांत के बारे में मैंने आपको बता दिया था। दांत के प्रकार कितने होते हैं, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। ये दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन से बच्चों? कृंतक होता है, रत्नक होता है, चवर्णक होता है और अग्रचवर्णक। ये दांत के 4 प्रकार है। और उसके बाद में अब आते हैं मुख गुहा पर। मुख गुहा, ठीक है। मुख में जो खाली स्थान होता है, ये जो हमारा मुख है, इसमें जो खाली स्थान होता है उसी को बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख गुहा बोलते हैं। और मुख गुहा के बाद ग्रसिका, क्या होता है बच्चों? ग्रसिका होता है, ठीक है, ग्रसिका, ठीक। मुख गुहा के बाद हमारा जो पाचन में भाग लेने वाला अंग है वो क्या है? ग्रसिका। लेकिन ये जो ग्रसिका होती है बच्चों, ग्रसिका, ये ग्रसिका पाचन में भाग नहीं लेती है। ये ग्रसिका क्या होती है? पाचन में भाग नहीं लेती है। केवल और केवल ये मुंह में टूटे हुए खाने को क्या करती है? आमाशय तक पहुंचाती है। मुंह में टूटा हुआ खाना जो है ग्रसिका के माध्यम से कहाँ पर पहुंचता है बच्चों? आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? आमाशय में, ठीक। आमाशय में खाने को 4 घंटे तक रोका जाता है और उसमें क्या मिलाया जाता है? एसिड मिलाया जाता है। इसमें क्या मिला दिया जाता है बच्चों? एसिड मिला दिया जाता है। अब भोजन हमारा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और उसके बाद में इसको भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यकृत भाग लेता है। यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। यकृत क्या बनाता है बच्चों? पित्त रस बनाता है। यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है। तो यहाँ पर आमाशय में भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। आमाशय में भोजन क्या होता है बच्चों? अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। और ये पित्त रस किसमें इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है बच्चों? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। याद रहे, पित्ताशय में पित्त रस नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पित्ताशय के अंदर पित्त रस नहीं बनता है। पित्त रस बनाता है हमारा यकृत और उसको इकट्ठा कहाँ करता है? पित्ताशय में। एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। देखो, जैसे मान लेते हैं ठीक, इसी आकार से हमारा जो है यकृत होता है। और ये क्या है? ऊपर जो थैला लगा है ये पित्ताशय है। और इसी के अंदर क्या भरा होता है? पित्त रस भरा होता है, ठीक। पित्त रस अग्नाशय के कहने पे जो है यकृत से पित्ताशय निकल करके कहाँ पे आ जाता है? जो है छोटी आंत में आ जाता है। तो छोटी आंत में खाना क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। पहले जब आमाशय में होता है तो कैसा होता है? अम्लीय होता है। लेकिन यकृत इसको पित्त रस मिला करके क्या बना देता है? क्षारीय बनाता है। यकृत के बाद आ जाता है बच्चों क्या? छोटी आंत। क्या होता है बच्चों? छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो छोटी आंत की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर लगभग होती है। कितना मीटर होती है बच्चों? 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। कितना मीटर होता है? 7.5 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों? तो 7.5 मीटर होती है, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा बड़ी आंत, ठीक। क्या हो जाता है बच्चों? बड़ी आंत आ जाता है। क्या होता है बच्चों? बड़ी आंत आ जाता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। याद करना बहुत आसान है,
छोटी आंत 7.5 मीटर, बड़ी आंत 1.5 मीटर। इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, आप लोग इसको देखिए पहले। यहाँ पर मैंने छोटी आंत की लेंथ ज़्यादा लिखी है 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की लेंथ मैंने कम लिखी है 1.5 मीटर, लेकिन फिर भी इसको बड़ी आंत बोला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो छोटी आंत होती है इसकी केवल और केवल लेंथ जो है 7.5 मीटर होती है, इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम होती है। लेकिन ये जो बड़ी आंत है, ये जो बड़ी आंत है इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग लंबाई कम होने की वजह से इसको बड़ी आंत नहीं कहा जाता। इसकी चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई जो है कम है, लेकिन फिर भी इसकी चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब चौड़ाई ज़्यादा है तो क्या हो जाता है बच्चों, जब चौड़ाई ज़्यादा है तो इस वजह से इसको बड़ी आंत का नाम दे दिया जाता है। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया में, मानव में पाचन की प्रक्रिया में दांत सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है। दांत जो हम खाना खाते हैं उसको, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में जो है वो मुख गुहा में आता है। मुख गुहा के माध्यम से कहाँ पे चला जाता है, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद कहाँ पे चला जाता है बच्चों, आमाशय में, और आमाशय सीधा जाता है छोटी आंत में। लेकिन इसके बीच में एक और पार्ट एक्टिव हो जाता है, इसको जो है पचाने के लिए कार्य करता है। तो कौन सा होता है, यकृत। यकृत क्या निकालता है, पित्तरस निकालता है। पित्तरस से क्या निकलता है बच्चों, पित्ताशय, मतलब जो है पित्ताशय से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। ठीक, तो उसके बाद में पित्तरस का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। अब उसके बाद में छोटी आंत। छोटी आंत कितने मीटर की है, 7.5 मीटर। देखो खाना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है छोटी आंत में। तो जब छोटी आंत पहुँचता है, छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में खाने का क्या हो जाता है बच्चों, पूर्ण पाचन हो जाता है। जब छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन हो जाता है तो खाना सीधे कहाँ पहुँच जाता है, बड़ी आंत में, जहाँ पर खाने का क्या हो जाता है, अवशोषण। छोटी आंत से खाना पच करके बड़ी आंत पहुँचता है, और बड़ी आंत में जो पानी वगैरह ज़्यादा होता है उसको छोटी आंत के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जब हम खाने में, या जब हमारा खाना या जब हमारी छोटी आंत पानी को अवशोषित नहीं कर पाती है, तब हमको रियलाइज़ होता है कि हमें क्या हो गया है, कालरा हो गया, या हमको लूज मोशन हो गया। तो सीधा सीधा जब हमारी छोटी आंत पानी को अवशोषित नहीं करेगी तो हमें कालरे की कंडीशन में ऐसी घटना घटित हो सकती है। लेकिन जब छोटी आंत पानी का अवशोषण नहीं करेगी तो शरीर में क्या होगा, पानी का कमी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब उसके बाद में जो खाने का जो अवशोषण होता है, जो खाना मतलब पूरा एकदम यहाँ से पचने के बाद में जो खराब पार्ट होता है खाने का, वो मलाशय के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, मलाशय और गुदा के माध्यम से क्या होता है, मलाशय में फिर गुदा के माध्यम से क्या होता है, बाहर त्याग दिया जाता है, मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अगर आप समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 से 2 बार चला करके देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसके आगे जो है आपको बताते हैं। इसके आगे आपको हम बता देंगे कि जो है जानवरों में, चौपाई जानवरों में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। चौपाई जानवरों में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, बस 1 मिनट रुकते हैं फिर आके बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा और काफ़ी अप एंड डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो है जानवरों में, चौपाई जानवरों में जो है पाचन कैसे होता है। चौपाई जानवरों में पाचन, ठीक है, चौपाई जानवरों में पाचन। ठीक,
अब उसके बाद में चौपाई जानवरों में पाचन देख लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब जो जानवर होता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, इस टाइप के जानवर हैं वो पहले चारे को या घास को या भूसे को खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा करके अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, जो है वो जुगाली करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चे? जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से इसको समझा देता हूँ। तो जो ये जो घास खाते हैं, घास में क्या होता है बच्चों? सेलुलोज होता है। घास में क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। घास में क्या होता है? सेलुलोज होता है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य अगर घास खाएगा तो क्या वो घास को पचा लेगा? नहीं पचा पाएगा, उसको उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे शरीर में जो अंग होने चाहिए वो नहीं है, वो हमारे पाचन की प्रक्रिया में वो अंग नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि सेलुलोज हम नहीं पचा सकते। जैसे अगर किसी को प्रक्रिया ये जो प्रैक्टिकल करना है कि कैसे उल्टी हो जाती है, तो जा करके धनिया की पत्ती लीजिए और आप खा लीजिए। धनिया की पत्ती खाने के बाद आप देखिए 5 या 10 मिनट बाद आपको उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए क्या है, सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे अंदर जो है मानव में जो है पाचन का अपेंडिक्स नामक जो अंग होता है वो इनएक्टिव मोड में चला गया है, मतलब वो अविकसित हो गया है। इसी वजह से मानव में वो अवशोषी अंग हो गया है, लेकिन पशुओं में अपेंडिक्स क्या होता है, वो पाचन प्रक्रिया में भाग लेता है। इसी वजह से घास में सेलुलोज होता है, और इस सेलुलोज को जो है जानवर दोबारा से पाचन करता है। कैसे? पहले खा लेगा, जैसे घास है, घास को खा लिया, ठीक है, घास खा लेता है। जब घास खा लेता है तो घास खाने के बाद में वो प्रथम आमाशय में इकट्ठा करता है कि किस आमाशय बच्चों? प्रथम आमाशय में। घास को खाने के बाद में कहाँ पे इकट्ठा कर लेता है जानवर? प्रथम आमाशय में, जिसको क्या बोलते हैं? रोमेन बोलते हैं। इस प्रथम आमाशय को क्या बोलते हैं? रोमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? रोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोमेन बोलते हैं जी। जैसे गाय और भैंस या बकरी ने घास खाया, और घास खाने के बाद में क्या कर लिया? उसको जल्दी जल्दी खा करके पेट भर लिया और उसको प्रथम आमाशय में इकट्ठा कर लिया, और उस आमाशय को क्या बोलेंगे? रोमेन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रोमेन। और ऐसे जानवरों को क्या बोलेंगे? रोमंथी बोलेंगे। ऐसे जानवरों को क्या बोलेंगे बच्चों? रोमंथी बोलेंगे। जो गाय, भैंस, बकरी हैं जो घास खाते हैं, ऐसे जानवरों को कौन से जानवर बोलेंगे? रोमंथी। और ये जो इकट्ठा करते हैं खाने को, उसको क्या बोलेंगे? रोमन। और जो चुगाली करते हैं, खाना तो इन्होंने खा लिया, रोमेन ने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। रोमेन में इकट्ठा करने के बाद इस सेलुलोज को वो जुगाली करके पचाएंगे। जैसे ये सेलुलोज है, इस सेलुलोज को क्या करेंगे? जुगाली करके क्या करेंगे? पचाएंगे। तो जुगाली करने के बाद जब ये खाना पच जाएगा तो जो है इनको जो है इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जुगाली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रोमंथन। जुगाली करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रोमंथन बोलते हैं। ठीक, जुगाली करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बच्चों? रोमंथन बोलेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ से जो है चीज़ों को समझ लिया होगा। एक बार मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बार दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। चौपाई जानवर में पाचन गाय, भैंस, बकरी, ये चौपाई जीव होते हैं जो घास खाते हैं, घास खाने वाले, ठीक है। ये घास खाने वाले जीव हैं, घास खाने वाले जो जानवर हैं। ये घास खाने वाले जानवर हैं। इनमें जो है पाचन की प्रक्रिया, तो घास में क्या पाया जाता है बच्चों? सेलुलोज पाया जाता है। घास में क्या मिलता है बच्चों? सेलुलोज मिलता है। तो जो
सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज ही क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये जो है सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है। ये घास में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है ये किस फॉर्म में? सेल्यूलोज के फॉर्म में। और हमारे जो अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है वो शर्करा के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में जब कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज होता है तो इसको पचाने के लिए जानवरों के आमाशय के अंदर, जानवरों के आमाशय के अंदर, आमाशय में इसको पाचन करने वाले क्या पाए जाएंगे? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया जो है इस खाने को पचा लेते हैं, इस घास को पचा लेते हैं। जब जानवर क्या करता है? जुगाली करता है। तो जुगाली करने की प्रक्रिया मैंने भी बताया, रोमंथन। घास खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाएगा? रोमेन कहा जाएगा। और उसके बाद में जो ये जानवर होते हैं उनको क्या, घास खाने वाले जो जानवरों का जो आमाशय होता है उसको रोमेन कहा जाएगा। और इन जो जानवर हैं इन जानवरों को रोमंथन कहा जाएगा, ठीक। इसके अपवाद में दो जानवर आ जाते हैं, जैसे घोड़ा और खरगोश। घोड़ा और खरगोश घास भी खाते हैं और उसके बाद में अनाज भी खाते हैं। जैसे घोड़े को क्या खिलाया जाता है? चना खिलाया जाता है, चना अनाज में आ जाता है। तो घोड़े के अंदर पेट के उसके पाचन की प्रक्रिया में उसके आमाशय में उसके जो सेल्यूलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर पाए गए थे इनके आमाशय में, वो बैक्टीरिया घोड़े और खरगोश के आमाशय में नहीं पाए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया घास खाने वाले जानवरों में जैसे गाय भैंस बकरी है इसमें पाए जाते हैं, उसके आमाशय में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया घोड़ा और खरगोश के आमाशय में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों जो है ज़्यादा घास नहीं खा सकते। इनको ज़्यादा क्या खिलाया जाता है? दाने खिलाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या खिलाया जाता है? दाने खिलाए जाते हैं। जो मानव खाने के लिए उपयोग करता है वही चीज़ें इन दोनों जानवरों को क्या होता है? खिलाया जाता है। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीवों में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सेल्यूलोज नहीं मिलेगा। जैसे शेर है, शेर घास खा सकता है? नहीं खा सकता। वो इसीलिए नहीं खाता कि घास उसको नहीं डाइजेस्ट होगा। वो केवल और केवल क्या पचा सकता है? मांस पचा सकता है। वो घास नहीं पचा सकता क्योंकि उसको घास को पचाने के लिए जो उसके आमाशय में बैक्टीरिया होना चाहिए वो नहीं मिलेगा और वो चुगाली भी नहीं करेगा। इसी वजह से क्या होता है? शेर कभी या मांसाहारी जीव कभी घास का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है? मांस पर ही निर्भर रहता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आता है 1 से 2 बार देख लेंगे तब समझ में आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर में। थैंक यू।